सड़कों पर यूं ही चिल्ला रही थी क्योंकि आज मेरे साथ वह जुल्म हुआ था। मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं थी। बचपन में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मेरी जिम्मेदारी अब मेरी बड़ी मम्मी और पापा पर आ गई थी। उन्होंने मुझे बोझ समझकर पाला था, क्योंकि कल को बड़ी होती तो उनके सर पर एक जिम्मेदारी होगी। मेरी शादी की और मेरी पढ़ाई लिखाई की। रिश्तेदारों के दबाव में आकर वह मुझे पाल तो रहे थे, मेरे ऊपर वह रोज अत्याचार करते थे। मैं चीखती चिल्लाते रही। मेरी बड़ी माँ ने मुझे गंजा करके घर से बाहर निकाल दिया था। बच्चे और मोहल्ले वाले हंसते मजाक उड़ाने लगे और शर्मिंदगी से मैं खुद को मारने वाली थी। पंडित जी की पत्नी की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे अपने घर ले गई। कुछ दिन मुझे रखा और फिर अपने बूढ़े पति से मेरी शादी करवा दी। मैं खुश थी जब एक दिन पंडित जी और उनकी पहली पत्नी जो ही पूजा पाठ करने घर से बाहर गए। मैं घर में बने मंदिर में सफाई करने के लिए उठी और जैसे ही मैंने मंदिर को साफ करने लगी, मेरी आत्मा तक कांप उठी। यह था कहानी का सिर, शक। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी। मेरा नाम कल्पना है। मेरी जिंदगी आम लड़कियों जैसी थी। शायद मुझे यही लगता था। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे सब कुछ ठीक था, मगर उनकी मौत के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल बदल कर रह गई थी। मेरी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और मैं अपने बड़े पापा और मम्मी की दी हुई भीख पर रहती थी। ये शब्द मेरे लिए हमेशा खत्म हो चुका था। बड़ी मम्मी ने मुझे कभी अपनी औलाद नहीं समझा। उनके लिए मैं एक बोझ थी जिसे वह जल्द से जल्द उतार कर फेंक देना चाहती थी। मैं दिन रात उनके ताने सुनती, काम करती, मगर फिर भी मेरी कोई इज्जत ना थी। और फिर वह दिन आया जब उन्होंने मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा जुर्म कर दिया। बड़ी मम्मी ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और मेरे बाल मुट्ठी में पकड़े और एक झटके में कैंची चला दी। मैं चीख उठी मगर उन्होंने एक ना सुनी। जब तक मैंने अपने सर पर हाथ रखा तब तक जमीन मेरे कटे हुए बालों से भर चुके थे। मैंने शीशे में चेहरा देखा। वह कल्पना जो कल तक अपने चमकते बालों पर बहुत नाच करती थी, आज एक बदसूरत चेहरे में बदल चुकी थी। बड़ी मम्मी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अब देखती हूं तुझे कोई अपने घर कैसे बुलाता है। उन्होंने मुझे बाहर धकेल दिया। गली में सबके सामने मोहल्ले के लोग जमा हो गए, हंसी मजाक करने लगे। किसी ने कहा पागल हो गई है, किसी ने कहा ऐसी लड़की को तो कोई घर में नहीं रखेगा। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। मैं नंगे पांव भागती चली गई। कहाँ जा रही थी? आंसुओं से रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मैं बस दूर जाना चाहती थी। मैं एक पुल के किनारे जा पहुंची। पानी नीचे शोर मचा रहा था जैसे मुझे बुला रहा हो। शायद यही मेरा अंजाम होना था। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। रुक जाओ बेटी, ये एक औरत की आवाज थी। मैंने मुड़कर देखा। माथे पर लंबा सा तिलक लगाए एक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में अजनबी सा सुकून था। मेरे साथ चलो। मैं हैरान थी ना, मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे, मगर उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी, मैं मना ना कर सकी। मैं उनके साथ चल पड़ी, बगैर सोचे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह मुझे एक पुराने मजबूत मकान में ले गई। यह पंडित जी का घर था। वह खुद तो घर पर नहीं थे, मगर उनकी पत्नी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया, पानी पिलाया, मेरा सर सहलाया, जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूं। यहां तुम सुरक्षित हो, कल्पना। अब कुछ मत सोचो।
पंडित जी सीधा एक जलती हुई चिता के पास जाकर रुके, जो शायद अभी अभी जलाकर गए थे। वहां पहले से ही 2-3 आदमी खड़े थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये कौन लोग थे? पंडित जी के हाथ में उन लोगों ने आखिर क्या थमाया? मैं पूरी कोशिश कर रही थी कुछ बातें उनकी सुन सकूं, मगर उन लोगों के शब्द मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरे बदन में सनसनी दौड़ा दिए। काम खत्म होते ही हमें अलग काम के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें और चीजों की जरूरत पड़ेगी, शायद कुछ लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? मैंने मुंह पर हाथ रख लिया था, मेरी सांसों की आवाज बाहर न जाए। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई थी। मैं वहां से हिलने वाली थी। अचानक पंडित जी की नजरें सीधे मेरे छुपने की जगह पर चली गईं। अब मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं और मैं वहां एक पल के लिए जम सी गई। मगर पंडित जी ने कुछ पल बाद अपनी नजरें हटा लीं और दोबारा अपने साथियों के साथ ध्यान दिए। मुझे मौका मिला। मैं धीरे से पीछे हटी, दीवार के साथ जा लगी। आगे अंधेरे में गुम होने की कोशिश की और फिर जितनी तेजी से हो सका था, मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी थी। मैंने घर वापस पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद करके अपने कमरे में आ गई। मेरा सांस फूल रहा था। तो इस घर में मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। रात भर मैं सो न सकी। संस्थान में जो कुछ देखा और सुना, वह एक पल के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैंने पंडित जी को हमेशा चुप देखा करती थी और वो बिल्कुल गंभीरता से अपने काम को किया करते थे और उनको मैं हमेशा धार्मिक कामों में ही देखा करती थी। मगर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह किसी भी तरह एक अच्छे और शरीफ इंसान की तरह नहीं लग रहा था। यह काम खत्म होते ही हमें अगले काम की तैयारी करनी है। ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। सुबह पूजा आराधना की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे में दुबक कर बैठी और सांस रोककर उनके कदमों की आहट सुनने लगी। वह धीरे से अंदर दाखिल हुए और सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने दबे कदमों से दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। पंडित जी अपनी जेब से कुछ कागज निकालकर अलमारी में रख रहे थे, फिर स्नान करने चले गए। यही मौका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर मैंने अपनी हिम्मत न हारी और धीरे से कमरे में दाखिल हो गई। कमरा बिल्कुल साधारण था। दीवारों पर वही पुरानी भगवान की तस्वीरें बनाई गई थीं। एक तरफ लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जिसमें पंडित जी की किताबें और सामान रखा हुआ था। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। पंडित जी को रखे हुए कागज एक फाइल में बंद थी। मैंने कांपते हाथों से उस फाइल को खोली और पहला पन्ना पढ़ा। यहां अलग अलग नामों की लिस्ट थी। हर नाम के साथ एक तारीख लिखी हुई थी और कुछ नाम आगे निशान लगे हुए थे, जैसे वह पूरे हो चुके हों। मैंने कुछ नाम को गौर से पढ़ा और फिर मेरे पैरे तले से जमीन निकल गई। ये वही नाम थे जो पहले कुछ महीनों से लापता हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जल्दी से फाइल बंद करके वापस रखने लगी, मगर तभी उन्होंने मेरी आंखों में झांककर धीरे से बोली, कल्पना, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उन चीजों से दूर हो जाओ। यहां कुछ और हो रहा है और यह तुम्हारे समझने की चीज नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मगर ये नाम, ये लोग कौन हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहती हूं, मगर फिर सिर झटक दिया। बस इतना जान लो, ज्यादा जानना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। पंडित जी जो कुछ करते हैं वह सिर्फ भगवान की मर्जी के लिए करते हैं। वह कहकर पलट गई, मगर मैं जानती थी वह मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैं खतरे में थी। ये बात अब साफ हो चुकी थी। मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जो मेरी समझ से बाहर था। ये घर, ये बंद कमरा, वह मंदिर के नीचे चीजें, वह श्मशान की मुलाकातें, अब यह कागज, सब कुछ किसी न किसी तरह आपस में जुड़ रहा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मैं उन राज्यों के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और शायद यह मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मेरे लिए अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैं पंडित जी के कमरे में जो कागज देखे थे, वह किसी आम लिस्ट का हिस्सा नहीं था। ये वही नाम थे जो महीना पहले लापता हो चुके थे और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उन नाम के साथ सुरक्षित तारीख दर्ज की गई थी। कुछ तारीख बीत चुकी थी, जबकि कुछ आने वाले दिनों की थी।
क्या इस नाम के आगे निशान लगाने का मतलब यह था कि यह लोग मर चुके थे? अगर सच ऐसा था तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। पंडित जी की पत्नी ने मुझे वार्निंग दी थी। उनके आंखों में कुछ अजीब सा डर था, जिससे वह मुझे और ज्यादा सवाल करने से रोकना चाहती हूँ। और ज्यादा सवाल मत करो। जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। मगर ये नाम, ये लोग जो लापता हो रहे हैं, मैंने हिम्मत करके पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें हमेशा गुस्से में रहती। कल्पना, तुम नहीं जानती कि तुम किस दलदल में कदम रखने जा रही हो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का मतलब मौत होता है।